प्यारे बच्चों, आज के अध्याय का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। हमें अक्सर चीज़ों को अलग अलग करना पड़ता है, जैसे चावल में से कंकड़ निकालना, भुट्टे में से दाने निकालना, मटर की फली में से मटर के दाने निकालना आदि। तो यहाँ पर क्या कहता है, इनके अलावा हम और कहाँ कहाँ चीज़ों को अलग अलग काम में लेते हैं, कहाँ कहाँ चीज़ों को हम अलग करते हैं। उदाहरण के लिए सब्जियों के छिलके हैं, अनाज में से भूसा निकाला जाता है, रेत से कंकड़, फलों के बीज और आटे में से चोकर निकाला जाता है। हम चीज़ों को अलग अलग करने की जरूरत क्यों होती है? उपयोगी व अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना, कई बार दो उपयोगी पदार्थों को अलग करना। जैसे कि हम देखते हैं, मान लीजिए आटा है, आटे को हम चलनी में छानते हैं तो उसमें से चोकर जो है अलग हो जाता है, तो चोकर अलग करने के लिए आटे को छाना जाता है। इसी तरह से उपयोगी और अनुपयोगी। उपयोगी का मतलब क्या है, जैसे चावल हैं, चावल में से कंकड़ चुग लिए जाते हैं, तो अनुपयोगी क्या हो गए, कंकड़ हो गए, और उपयोगी है चावल। और कई बार दो उपयोगी पदार्थ हैं वो भी अलग करने पड़ते हैं, जैसे दही है, दूध है, उसको मथा जाता है, उसमें से मक्खन और छाछ जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग उनको उपयोग किया जाता है। तुम्हारी माँ चावल को साफ करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती है? कंकड़ व पत्थर को हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। धूलकण व मिट्टी के लिए चावल को धो करके निशान विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो कहने का मकसद क्या है कि चावल को साफ करने के लिए सबसे पहले हस्त चयन विधि अपनाई जाती है, फिर उसके बाद में धूलकण व मिट्टी के लिए चावल धो दिए जाते हैं, निस्तारण विधि द्वारा पानी जो है अलग कर लिया जाता है। नीचे सारणी दी गई है, क्या तुम बता सकते हैं कि इनमें से कौन से भाग को हम काम में लाते हैं और कौन से भाग को फेंक देते हैं? तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कंकड़ भूसे वाले चावल, तो उसमें काम में लाने वाला भाग है चावल है, और कंकड़ भूसा जो है फेंक देते हैं, काम में नहीं आता। भूसे वाले गेहूँ है, इसमें काम में वाला आने वाला भाग गेहूँ है और भूसा जो है अलग होता है। नारियल है, नारियल की गिरी हम प्रयोग करते हैं, या कई बार नारियल पानी वाला होता है, उसका जल पानी जो है नारियल पानी पी जाते हैं और बाकी जो खोल उसका फेंक देते हैं। बीज वाले फल है, बिना बीज वाला भाग, जैसे आम है, आम की गुठली जो है खाई फेंक दी जाती है और आम का गुद्दा खाया जाता है। और इसी तरह संतरा है, संतरे के बीज फेंक दिए जाते हैं और संतरा जो बाकी विशेष भाग जो है खा लिया जाता है। आगे इसमें दिए गए चित्र में किसान अनाज की सूखी बालियों से अलग कर रहा है। तुमने भी कभी ऐसा होते हुए देखा होगा। किसान अनाज की सूखी बालियों कैसे अलग करता है? इसमें किसान डंडियों को पीट कर अन्न कणों को पृथक करता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र के अंदर दिखाया गया है, किसान जो है इनको पीट करके अनाज अलग हो जाता है और बाकी जो है भूसा अलग रह जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। इस अनाज को हम सीधा उपयोग में क्यों नहीं ला सकते? तो इसमें इस अनाज को हम सीधा उपयोग में क्यों नहीं ला सकते? इसमें भूसा होता है। क्या होता है? भूसा होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे किसान है, इस अनाज को जो जैसे खेत के अंदर जो है अलग करता है, तो उसमें कंकड़ भी मिल जाते हैं, तो इसलिए उसको साफ कर किया जाता है। पदार्थों को अलग अलग करने के लिए हम पृथक्करण की कई विधियों को काम में लाते हैं, जैसे चाय का छानना, गेहूं का बीनना। गतिविधि 2 इसमें है, गतिविधि 2 के अंदर है, नीचे पृथक्करण की कुछ विधियों के नाम है, चित्र दिए गए हैं। रोजमर्रा के जीवन में तुम इन विधियों का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं? छानना, आटे में से चोकर अलग किया जाता है, गेहूं में से कंकड़ अलग कर लिया जाता है, पनीर बनाते इसमें कपड़े का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है, चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जा रहा है। इसके अंदर चित्र के अनुसार क्या कहता है? चाय की पत्तियों को द्रव से अलग किया जा रहा है। अगला इसमें है चालन। क्या है? चालन। चालन के अंदर क्या कहता है? इसमें पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पादन के बाद बच जाता है, उसको थ्रेसिंग के बाद गेहूं में से जो है अलग कर जाते हैं। तो दूसरा कहता है चालन। यहाँ पर महिला है, महिला जो है इस चलनी में से, छन्नी कह सकते हैं, चलनी में से आटे को छान रही है। इससे जो ऊपर है, चोकर ऊपर आ जाता है और आटा नीचे जा रहा है इसमें से। या फिर कई बार जैसे रेत है, रेत को भी छान दिया जाता है, इसमें रेत के जो कंकड़ ऊपर आ जाते हैं, रेत नीचे चला जाता है। अब यहाँ चित्र के अनुसार जो है महिला जो है आटा छान रही है, इसमें से चोकर ऊपर आ जाता है और ये नीचे चला जाता है। हस्त है, हाथ से बीनना। हाथ से बीनना, जैसे अनाज में से कंकड़ पत्थर अलग करना, चावलों में से अशुद्धि दूर करना, छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े जो है अलग कर लिए जाते हैं, इसको हस्तचयन कहते हैं या हाथ से बीनना। रेखा बाजार से चावल लेकर आती है, रास्ते में उसे चावल गिर गए और रेत में मिल गए, वह रेखा चावल को रेत से कैसे अलग करेगी?
वह चलनी का प्रयोग कर के किस चीज़ का वह चलनी का प्रयोग करके अशुद्धियाँ दूर करेगी। निष्पावन द्वारा चावल में से अशुद्धियों को दूर करेगी। क्या इस विधि में चावल में से कंकड़ निकाले जाते हैं? चालनी द्वारा अलग माप के कंकड़ निकाले जाते हैं। यदि हम मान लें चालनी का प्रयोग करते हैं तो हम अलग माप के जो कंकड़ जो है निकाल सकते हैं, परंतु यदि उनका सेम माप है तो हमें उनको निकाल नहीं सकते। आगे कहता है ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा सबके साथ होता है। तुम्हारे साथ भी कभी हुआ होगा। क्या हुआ? तुमने कैसे उपयोगी पदार्थ अलग कर लीजिए। तो उसमें क्या कहता है कि आजकल इस समय में जो पब्लिक है या कोई भी है पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। पॉलीथीन का प्रयोग करने से जब दुकानदार से सामान लेकर के आते हैं, कई बार वो सामान जो है बिखर जाता है। और इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, कोई भी है, तो उसमें से यदि वो दुकानदार से चावल लेकर के आ जाता है और चावल उसके बाहर बिखर जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेगा? निष्पावन द्वारा अशुद्धियाँ दूर करेगा। निष्पावन का मतलब क्या है? निष्पावन विधि का प्रयोग करेगा और उसको अशुद्धियाँ दूर करेगा। फिर क्या है? चलनी का प्रयोग करेगा। फिर क्या है? हस्त चयन के द्वारा मिट्टी के कण आदि जो है दूर कर लेगा। इस तरह से इसको कई विधियां जो है अपनानी पड़ेंगी ताकि उसके चावल जो है साफ दिखाई दे हो जाए। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक अनोखा अहिंसक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को नमक नहीं बनाने देने और उस पर कर देने का विरोध था। इसके लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू कर गुजरात में दांडी के समुद्र तट तक की 241 मील की दूरी 24 दिनों में पैदल चलकर पूरी की। इस यात्रा में गांधी जी जहाँ जहाँ से गुजरे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें यहाँ चित्र दिखाया गया है कि समुद्र के किनारे नमक जो है बड़े बड़े क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है। जब ज्वार भाटा आता है तो नमक भी उसके साथ में आ जाता है, पानी के साथ में, और खनिज लवण उसमें घुले होते हैं समुद्री जल में। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जल जो है सूख जाता है, पानी सूख जाता है, और जो ये लैगून बोलते हैं इनको, इनके अंदर जो है नमक रह जाता है और फिर इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। नमक को समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए नमक के बड़े बड़े खेतों में समुद्र के पानी को सुखाकर नमक बनाया जाता है। समुद्र के पानी से नमक बनाने की किस विधि का प्रयोग हो रहा है? इसमें है वाष्पन विधि का। किसका प्रयोग हो रहा है भाई? वाष्पन विधि। वाष्पन विधि का मतलब क्या है कि इसमें से पानी उड़ जाता है और नमक शेष जो रह जाता है। राजू की गलती से रमा के पीने के पानी में घड़े में नमक की थैली गिर गई, जिससे सारा नमक पानी में मिल गया। रमा ने गुस्सा होकर राजू से कहा कि मुझे नमक व पानी दोनों अलग अलग करने दो, मुझे दोनों वापिस चाहिए। नमक व पानी दोनों को अलग करने के लिए तरीका बताकर तुम राजू की मदद करो। तो उसमें क्या है, नमक और पानी का जो मिश्रण है हम उसको गर्म करेंगे और भाप को संघनन विधि के द्वारा पानी में बदल देंगे, नमक शेष रह जाएगा। इस तरह से हमें नमक भी मिल जाएगा और पानी भी मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ आगे इसमें चित्र में दिखाया भी गया है। इसमें यहाँ जो नमक है और पानी है दोनों का मिश्रण जो है गर्म किया जा रहा है। पानी जो है वाष्प बन करके उड़ रहा है। बाद में इस वाष्प को इकट्ठा करके इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है और जो वाष्प है वो दोबारा पानी में बदल जाती है और नमक जो है इसके अंदर रह जाता है, केतली के अंदर रह जाता है। तो यहाँ पर कहता है वाष्पन था संघनन नमक व जल की वाष्पन संघनन विधि द्वारा हल किया जाता है। पृथक्करण की विधि, चुंबकीय पृथक्करण, लोह चूर्ण था रेत, चुंबक की सहायता से लोह चूर्ण था रेत जो अलग कर लिए जाते हैं। पृथक्करण विधि निष्पावन, अनाज तथा भूसा किसान के द्वारा अनाज व भूसे को अलग कर लिया जाता है। आगे इसमें है, क्या हम चाय पत्ती को चाय से उसी तरह अलग कर सकते हैं जिस तरह से कंकड़ या भूसे को चावल से अलग नहीं कर सकते? इसमें क्या नहीं, क्या उत्तर आएगा? नहीं, क्योंकि कंकड़ व भूसे को हम इस विधि से अलग नहीं कर सकते। आगे इसमें है मिलान, गेहूं के दानों को भूसे से अलग करना, इसमें नंबर 4 आता है, निष्पावन कहते हैं इसको। रेत और जल के मिश्रण से रेत के कणों को अलग करना, इसको कहते हैं अवसादन। चावल या दालों के जल में धोकर अशुद्धियों को निकालना क्या कहलाता है? निस्तारण। गेहूं से कंकड़ निकालना हस्त चयन, दही से मक्खन निकालना मंथन। क्रियाकलाप समूह में करके देखें। नीचे दी गई चीज़ों को बारी बारी से पानी में मिलाओ और देखो कि क्या हो रहा है, आपने अनुभव लिखो। इसमें पानी है, पानी को शक्कर मिलाई गई है, शक्कर जो है पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है। आगे इसमें है नमक, पानी में नमक जो है मिला दिया जाता है और नमक पानी में घुल जाता है। आगे इसके अंदर है
पानी और लकड़ी का बुरादा। जब पानी और लकड़ी का बुरादा हम मिलाते हैं तो लकड़ी का बुरादा पानी में घुलता नहीं है और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। सरसों का तेल, पानी और सरसों का तेल। सरसों का तेल पानी में तैरता रहता है। स्कूल में जिस मटके से तुम पानी पीते हो, यदि उसमें तेज हवा चलने से रेत मिल जाए तो तुम पानी में से रेत को कैसे अलग करो? कोई 2 तरीके बताओ। उसको कुछ देर तक बिना हिलाए रख देंगे और निस्तारण विधि द्वारा इसको अलग कर लेंगे। सूती कपड़े द्वारा छान करके रेत को अलग किया जा सकता है। आगे इसमें निम्नलिखित कथनों को सही करके लिखें। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। ये इसमें यहाँ पर असंतृप्त दिया हुआ गलत है, संतृप्त आएगा इसकी जगह पर। किसी द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। क्या कहलाती है? वाष्पन। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घुलना बंद कर देते हैं। गलत है, इसमें शुरू आएगा, और अधिक पदार्थ जो है घुलना शुरू कर देंगे। जल में मिली हुई रेत को हस्तन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। निस्तारण या निस्यंदन। क्या शब्द है? निस्तारण या निस्यंदन विधि के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं।